हेलो एवरीवन। हमने बायोलॉजी में यूनिट 3 यानी चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया था पहले, जैव प्रौद्योगिकी। अब हम 15 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। ठीक है, हमने जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, क्या परिभाषा होती है, किस किस टेक्निक्स में इसका प्रयोग किया जाता है। उन्हीं में से एक टेक्निक है आनुवांशिक अभियांत्रिकी। सबसे पहले हम बात करें आनुवांशिक की, तो आनुवांशिक किसे कहते हैं? सजीवों में, सभी सजीवों में अपना अपना आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। जैसे कि कुछ में डीएनए पाया जाएगा, कुछ में क्या होता है, आरएनए। आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ ही किसी सजीव के सभी लक्षणों का निर्धारण करता है। ठीक है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होता है। ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं वो तो क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। और इस तकनीक, ये जो विज्ञान है, इसे हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करें आनुवांशिक अभियांत्रिकी की, तो ऐसी अभियांत्रिकी यानी कि ऐसी इंजीनियरिंग जिसमें क्या किया जाए, आनुवांशिक पदार्थों की मदद से क्या किया जाए, नई जो तकनीक है, उस नई टेक्निक विकसित की जाए, जिससे कि नए नए उत्पाद प्राप्त किए जा सके और नई नई चीज़ें हमको मिल सके। ठीक है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के बारे में हम बात करें सामान्य अर्थों में, तो बिना ऐसी अभियांत्रिकी जिसमें लैंगिक प्रजनन के अतिरिक्त, सामान्य में तो लैंगिक अभिक्रिया के द्वारा ही आनुवांशिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और नई पीढ़ी का निर्माण होता है। लेकिन जब लैंगिक प्रजनन के अतिरिक्त हम क्या करें, डीएनए का या फिर उस डीएनए यानी आनुवंशिक पदार्थ में क्या किया जाए, फेरबदल किया जाए, नई प्रजाति उत्पन्न की जाए, तब उसे हम क्या कहेंगे, आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहेंगे। डेफिनेशन देखेंगे इसकी एक बार। किसी भी जीव में लैंगिक प्रजनन के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त लैंगिक प्रजनन के अतिरिक्त सीधे ही जीन के स्थानांतरण को, किसको, जीन का स्थानांतरण को आनुवंशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग हम कहेंगे। जीन का क्या हो रहा है, स्थानांतरण, किसी जीव से किसी दूसरे जीव में उसका क्या किया जा रहा है, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है इसे ही हम क्या कहेंगे, आनुवंशिक अभियांत्रिकी यानी या जीन अभियांत्रिकी भी कहते हैं। ठीक है, अब जीन अभियांत्रिकी की काफ़ी सारी विधि हैं, जिनमें से हम यहाँ पे पहले पुनर्योगज डीएनए टेक्निक का वर्णन करेंगे। ठीक है, पुनर्योगज डीएनए टेक्निक यानी पुनर्योगज डीएनए टेक्निक किसे कहते हैं, पुनर्योगज यानी कि रिकॉम्बिनेट। पुनर्योगज हिंदी में बोले तो इसको पुनः प्लस योगज यानी कि पुनः मतलब दोबारा, योगज मतलब जोड़ना, यानी कि दोबारा जोड़ना। क्या करना, डीएनए को दोबारा जोड़ना, यानी कि पहले तो वह ठीक था ही, उसमें हमने क्या कर दिए, कुछ जीन कुछ डीएनए ट्रांसफर करे और उसके बाद उसको दोबारा से बनाया, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी खोज की, तो इसकी खोज स्टिमले, कोहन, बोयादस के सहभागियों ने की। इन्होंने 1973 में, किस सन याद रखेंगे, 1973 में साल्मोनेला एवं ई कोलाई जीवाणुओं में पुनर्योगज करके दिखाया। सबसे पहले इन्होंने पुनर्योगज किस पे किया, साल्मोनेला एवं ई कोलाई जीवाणु में इन्होंने पुनर्योगज डीएनए का प्रयोग किया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। किसी भी जीव के मूल डीएनए में, किसी भी जीव का जो मूल डीएनए है, जो वास्तविक डीएनए है, उसमें क्या कर दिया जाए, परिवर्तन। कैसे करेंगे, बाहरी डीएनए जोड़ने पर। क्या करेंगे, दूसरे जीव का बाहरी डीएनए हो गया, यानी कि उसका ही डीएनए होता तो सत्य होता, लेकिन अगर क्या किया जाए, उसका डीएनए ना लेकर किसी और जीव का डीएनए उसके साथ जोड़ दिया जाए। क्या कर दिया जाए, किसी और जीव का डीएनए उसके साथ जोड़ दिया जाए, तो उत्पन्न परिवर्तित डीएनए, तो जो डीएनए हमको प्राप्त होगा, जो डीएनए हमको मिलेगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए। क्या कहेंगे, पुनर्योगज डीएनए। यानी कि कोई जीव है, उसका अपना एक वास्तविक डीएनए है, लेकिन उस वास्तविक डीएनए में किसी दूसरे जीव का हमने क्या कर दिया, डीएनए उसके साथ जोड़ दिया। अब जो डीएनए की श्रृंखला हमको प्राप्त होगी, उसे हम क्या कहेंगे, पुनर्योगज डीएनए कहेंगे। क्या कहेंगे, पुनर्योगज डीएनए। आगे देखिए, किसी भी जीव के डीएनए में हेरफेर करने के लिए आवश्यक
प्रभावी प्रक्रमों को पुनर्युगल डीएनए प्रौद्योगिकी यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। देखिए, अगर किसी डीएनए का हमको क्या करना है, उसमें परिवर्तन करना है, तो ऐसे तत्वों का उपयोग करना पड़ेगा जो उसे क्या कर सके, उस कार्य को कर सके, यानी उस कार्य को प्रभावी बना सके। सभी चीज़ों से तो वो प्रभावी होगा नहीं, कुछ ऐसे आवश्यक तत्व होंगे, कुछ ऐसी कुछ मुख्य चीज़ें होंगी जिन्हीं से वो क्या होगा, उसमें जो उसको प्रभावी कर पाएंगे। तो उन्हीं प्रभावी प्रक्रमों को हम क्या कहते हैं, पुनर्युगल डीएनए प्रौद्योगिकी यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब ये हेर फेर, हम अदला बदली, ये आदान प्रदान क्यों कर रहे हैं, किस वजह से करते हैं, यानी कि हमको क्या प्राप्त हो सके, एक अच्छी जाति प्राप्त हो सके। हम जिस तथ्य को यानी जिस बात को ध्यान में रखकर ये चीज़ें करवा रहे हैं, वो चीज़ हमको प्राप्त हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति में किसी चीज़ की कमी है और वो कमी हमको क्या करनी है, दूर करनी है। तो उस कमी को दूर करने के लिए जो डीएनए प्रभावी होता है, जो प्रक्रम प्रभावी होता है, उसके वास्तविक डीएनए के साथ जोड़ दिए जाते हैं, जिससे कि क्या हो सके, एक आवश्यक जो हमको चेंजेस लाने थे, जो परिवर्तन हमको लाने थे, वो परिवर्तन हम प्राप्त कर सके। इसीलिए पुनर्युगल डीएनए टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का मूल उद्देश्य क्या है, सजीवों में यानी कि पादप हो चाहे जीव हो, उनके अंदर क्या करना, आवश्यक रूप से, यानी कि जो हमको परिवर्तन चाहिए, जो हमको हमारे लिए आवश्यक है, उनके लिए आवश्यक है और उनके लिए उपयोगी है, ऐसे परिवर्तन करना ही क्या है, जैव प्रौद्योगिकी का मूल उद्देश्य है। ठीक है, तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी के तहत हम उसके आनुवंशिक पदार्थ यानी कि डीएनए में ही क्या कर देते हैं, स्थानांतर दूसरे जीन का डीएनए स्थानांतरण करके उसका क्या कर सकते हैं, हम उसको और ज़्यादा उपयोगी, और ज़्यादा समर्थ, और बहुत ही ज़्यादा तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक बहुत ही आवश्यक टेक्निक है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर फेरबदल करके हम एक अच्छे डीएनए को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी एक निश्चित चरणों में इसको किया जाता है, यानी किसी भी प्रक्रिया को अगर हम करें बेतुकी, मतलब यानी कि उसका तालमेल ना बैठाए, तो हमको जो निश्चित परिणाम हमको चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं होते। तो हम इनको एक निश्चित चरणों में, एक प्रक्रम में, मतलब एक तरीके से इसको सुव्यवस्थित करके इस तकनीक को प्रयोग में लिया जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे परिणाम हमको प्राप्त हो सके। कुछ विशेष अवयव होते हैं जो इसको प्रभावी बनाते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनकी हमको इसमें आवश्यकता होती है। इन सब चीज़ों से मिलकर ही पुनर्युगल टेक्निक बनी हुई होती है। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम पुनर्युगल टेक्निक के चरणों के बारे में पढ़ेंगे। हम बात करते हैं पुनर्योजित डीएनए टेक्निक के प्रमुख चरणों के बारे में। तो पहला चरण है वांछित जीन की पहचान व पृथक्करण। हमने कहा कि हम उसके लक्षणों में या फिर जो हमको परिवर्तन चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस जीन की पहचान करनी पड़ेगी जो उस लक्षण को नियंत्रित करता है या निर्धारित करता है। तो सबसे पहले उसकी क्या करेंगे, हम उस जीन की छानबीन करेंगे, उसको पहचानेंगे कि हाँ ये जीन है जिसे हमें क्या करना है, जिसमें हमको चेंजेस यानी परिवर्तन करने हैं, और उस जीन को वहाँ से हम उसमें से पृथक कर सकें। ठीक है, सेकेंड है क्लोनिंग वाहक का चयन। वाहक क्या होते हैं, वाहक यानी कि वो जीन वो जो उस डीएनए को जिस कोशिका में हमको उसको ट्रांसफ़र करना है, वहाँ तक जो ले जाने का कार्य करे, क्या करेगा, वहाँ तक उसको जो ले जाने का कार्य करेगा वो क्या कहलाएगा, उसका वाहक कहलाएगा। उसका चयन करेंगे। तो तीसरा है वांछित जीन का क्लोनिंग वाहक में निवेशन। अब हम क्या करेंगे, जो जीन हमने लिया है, जिसकी सहायता से हमको परिवर्तन करना है, उस जीन का वाहक में प्रवेश करवाएंगे, निवेशन करवाएंगे। यानी कि जो वाहक तो सिर्फ क्या करता है, एक जीन को दूसरे जीन तक पहुंचाने का कार्य करेगा। ठीक है, तो अब उस जीन को उस वाहक में डालना या फिर इसका प्रवेश करवाना, उसका निवेशन करवाना, इसका तीसरा चरण होगा। चौथा चरण है पुनर्योगल डीएनए का परकुपोषी कोशिका में गुणन। जैसे ही उसको वाहक द्वारा
वो जो जीन है वो परपोषी कोशिका में पहुंचेगा, उसका पुनर्योगक जो डीएनए बनेगा उसका क्या होना चाहिए, गुणन, यानी कि गुणन यानी उसकी संख्या में वृद्धि होना, प्रतिकृतिकरण होगा जिसकी वजह से उसका क्या होगा, गुणन होगा और डीएनए उसके प्राप्त होंगे। क्लोन की गई जीन की पहचान व अन्य जीवों में स्थानांतरण। अब जो क्लोन हमने जो जीन स्थानांतरण करा है उसकी क्या बनी, प्रतिकृतन हुआ, गुणन हुआ, बहुत सारे डीएनए बने। अब उसकी क्या करना, पहचान करना कि वो जो हमने परिवर्तन किया है वो सही है या नहीं है और उसका दूसरे जीवों में क्या किस तरीके से उसका स्थानांतरण किया जा सकता है। लास्ट है वांछित जीन की अभिव्यक्ति, यानी कि पूरी तरीके से अब देखना कि हमने जो परिवर्तन करा है वो सही है, जो जीन हमने उपयोग में लिया था वो अपना प्रभाव प्रदर्शित कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इन चरणों के माध्यम से हम पुनर्योगक टेक्निक को प्रयोग में ले सकते हैं। अब कुछ अवयव हैं इनके अलावा जिन अवयवों की आवश्यकता होगी हमको, और कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो इस प्रक्रिया में हमको सहयोग करते हैं। एक बार इसको नोट डाउन करेंगे। तो पुनर्योगक डीएनए टेक्निक के जो मुख्य अवयव हैं वो हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, दूसरा है वाहक, तीसरा है परपोषी या ग्राही कोशिका और चौथा है जीन बैंक। तो ये तो उसके मुख्य अवयव हैं। अब इनके एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं। अवयवों के बारे में हम विस्तृत रूप से वर्णन पढ़ेंगे आगे। एंजाइम से पहला है आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का क्या कार्य होता है, बहुलीकरण का। बहुलीकरण यानी कि इसकी श्रृंखलाओं को, इसके गुणन को, प्रतिकृतन को शुरू करना, यानी एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए का निर्माण हो सकता है प्रतिकृतन द्वारा। तो ये क्या करता है, आरएनए पर जो निर्भर है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये आरएनए टेम्पलेट पर डीएनए सूत्र के न्यूक्लियोटाइडों के बहुलीकरण का कार्य करता है। यानी कि आरएनए और डीएनए दोनों आनुवंशिक पदार्थ हैं, इनमें केवल एक ही नाइट्रोजन क्षारक युग्म का डिफरेंस पाया जाता है, बाकी सेम होते हैं थोड़े बहुत। एक आरएनए श्रृंखला में होता है, एक श्रृंखला होती है, जबकि डीएनए द्विगुणीय श्रृंखला होती है। तो आरएनए में जो बस डीएनए के न्यूक्लियोटाइड जो उपस्थित हैं उनके बहुलीकरण का कार्य कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। फिर बात करें डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यह डीएनए टेम्पलेट पर अनुपूरक डीएनए सूत्र के न्यूक्लियोटाइड के बहुलीकरण का कार्य करता है। यानी कि डीएनए है उसमें क्या होंगे, एक ही तो श्रृंखला लेंगे हम और दूसरी श्रृंखला हमको प्राप्त करनी है, तो नाइट्रोजन क्षारकों के पूरक, अनुपूरक, यानी कि उस जो नाइट्रोजन क्षारक के साथ जो नाइट्रोजन क्षारक जुड़ता है उसकी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण या फिर बहुलीकरण का कार्य किससे होगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से होगा। फिर बात करें लाइगेज की, तो हमने कहा कि हम क्या करेंगे, डीएनए खंडों को, ये तो नहीं हम पूरी डीएनए सारे ही डीएनए को एक साथ लेंगे, कुछ डीएनए का एक खंड लेकर जो जीन हमको चाहिए जिस खंड पर उपस्थित है उसी जीन का हम क्या करते हैं, पुनर्योगक डीएनए टेक्निक में काम लेते हैं। तो उस डीएनए खंड को जो हमने अलग किया है उसको जोड़ने का कार्य, यानी कि जो डीएनए है उसको जोड़ने का कार्य, डीएनए के सिरों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, लाइगेज एंजाइम। कौन करेगा, लाइगेज एंजाइम। चौथा है लाइसोजाइम्स, ये एंजाइम जीवाणु की कोशिका भित्ति को गला देता है जिससे जीवाणु के डीएनए को विलगित किया जा सके। अब हमने क्या कहा था, हमने अभी बात करी थी कि जीवाणु कोशिका होती है उसमें हम क्या करते हैं, उस डीएनए को स्थानांतरित करते हैं जिससे कि क्या किया जा सके, उसको दूसरे जहाँ जो ग्राही कोशिका है वहाँ तक पहुँचाया जा सके। ठीक है, तो ये वांछित जो डीएनए है उसको जीवाणु कोशिका में प्रवेश कराने के लिए जीवाणु कोशिका की जो भित्ति होती है उसको नष्ट कर देंगे, तो फिर वो दोबारा नहीं बन पाएगी, जीवाणु खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसकी कोशिका भित्ति को थोड़ा सा गला दिया जाता है लाइसोजाइम्स की सहायता से, जिससे कि क्या किया जा सके, जो हमको वांछित डीएनए है उसका उसमें प्रवेश करवाया जा सके। ठीक है, विलगित किया जा सके। फिर बात करें क्षारीय फास्फेटेज, यह वृत्ताकार डीएनए के 5' सिरे पर, कौन से सिरे पर, 5' सिरे पर फास्फेट को काट देता है तथा डीएनए को रेखाकार करने में सहायक होता है, जिससे विजातीय डीएनए का इसमें निवेशन कराया जा सकता है।
अब जो जीवाणु है उसका जो डीएनए होता है वो कुछ वृत्ताकार होता है। कैसे होता है? वृत्ताकार। अब ये वृत्ताकार डीएनए का जो 5' सिरा होगा, कौन सा सिरा? 5' सिरा। दूसरा सिरा कौन सा होगा? 3' सिरा। तो ये 5' सिरे पे उपस्थित जो फास्फेट समूह है उसको क्या कर देगा? उससे क्या कर देगा? उसको काट कर अलग कर देगा। जैसे ही ये फास्फेट यहाँ से अलग हो जाएगा, ये जो वृत्ताकार डीएनए है ये रेखाकार डीएनए में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? रेखाकार डीएनए परिवर्तित हो जाएगा, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमको दूसरा डीएनए इसके साथ जोड़ना है उसको इसके साथ हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा? क्षारीय फास्फेटेज वृत्ताकार डीएनए के 5' सिरे पर उपस्थित फास्फेट समूह को हटा देगा यानी काट देगा, जिससे कि वो क्या हो जाए? रेखाकार हो जाए और हम उसमें डीएनए खंड को जोड़ सकें। ठीक है, तो ये कुछ एंजाइम्स थे और एक इसके अवयव हैं। अब सबसे पहले हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता क्या है? ये एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को एक निश्चित जगह से यानी कि स्पेसिफिक साइट से कट करने का यानी कि काटने का कार्य करेगा। यानी कि जो जीन हमको चाहिए, जिस डीएनए खंड की हमको आवश्यकता है, उस डीएनए खंड को ये वहीं से सीमित निश्चित स्थान से काटने का कार्य करेगा और जिससे कि हम सही जीन्स का सही तरीके से उपयोग कर सकें। ठीक है, तो क्या होता है यह एंजाइम आणविक कैंचियों यानी कि मॉलिक्यूलर सीजर, जैसे कैंची से हम कैंची की सहायता से किसी चीज़ को कट कर सकते हैं, उसी तरीके की कैंची की तरह ही डीएनए खंड को काटने का कार्य करेगा। की तरह होते हैं जो डीएनए अणु को एक निश्चित स्तर पर स्पेसिफिक साइट्स पर काटने का कार्य करता है यानी काटता है। प्राकृतिक रूप से ये एंजाइम इकोलाई, बेसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मस, इक्वेटिस आदि में पाए जाते हैं। यानी कि कुछ जीवाणु हैं, इन जीवाणुओं में ये प्राकृतिक रूप से उपस्थित होता है। जब हमको इसकी आवश्यकता होगी तो इन जीवाणुओं से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। टाइप फर्स्ट है एंडोन्यूक्लियेज R1, टाइप सेकंड है एंडोन्यूक्लियेज R2 और टाइप 3 है एंडोन्यूक्लियेज R3। तो ये 3 प्रकार के एंडोन्यूक्लियेज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स होते हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। एंडोन्यूक्लियेज R2 का प्रयोग जीन क्लोनिंग व रेस्ट्रिक्शन मानचित्रण में किया जाता है। इनमें से जो R2 है, एंडोन्यूक्लियेज R2 है, इसका प्रयोग हम जीन क्लोनिंग और रेस्ट्रिक्शन मानचित्रण में करते हैं। तो अगले वीडियो में हम आगे से पूरी जो पुनर्योजना टेक्निक होती है, कितने कितने चरणों में होती है, 6 चरण होते हैं, उन एक चरणों का हम वर्णन पढ़ेंगे। एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका एक बार। अगली क्लास में हम पुनर्योजना टेक्निक के चरणों का वर्णन करेंगे। थैंक यू।